जय हिंद दोस्तों। और भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम पढ़ने वाले 5वां चैप्टर। तो भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन, यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ओके, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। संवैधानिक उपबंध भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भारतीय संघ का और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, ठीक है। तो संविधान अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम व संघ शब्द इस शासन प्रणाली को दर्शाता है। भारत शब्द देश का नाम व संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है, ठीक है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे। राज्यों के जो राज्य क्षेत्र हैं पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, ठीक है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि अमेरिका के विपरीत भारत राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है। अमेरिका में समझौता हुआ राज्यों के बीच में, ठीक है। पहले जब वो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था उपनिवेश से। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। उल्लेखनीय है कि भारत में विभाजन के पश्चात केंद्र युक्त संघीय व्यवस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण को माना गया है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर वह जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। प्रथम, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, और द्वितीय, राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। जैसे हमने 2000 में किसे स्थापित किया गया था? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। 2014 में तेलंगाना को स्थापित किया, ठीक है। पहले का संबंध उन राज्यों से है जो पहले से ही विद्यमान है, दूसरा उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से विस्थापित है परंतु भारत संघ में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 2 का सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था। इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया, ठीक है। 36वें संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन? 36वां संविधान संशोधन 1975 1975 में मिलाया गया था, ठीक है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति यानी पार्लियामेंट्स पावर रिलेटिंग टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। किसी राज्य में से उसके क्षेत्रों को अलग कर 2 या 2 से अधिक राज्यों को
दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। किसी गा में है किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है। घा में है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अंगा में है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। मूल संविधान में इस अनुच्छेद के प्रावधान प्रायः इतने ही थे। मूल संविधान में इस अनुच्छेद के प्रावधान प्रायः इतने ही थे। आगे चलकर 5वें और 18वें संविधान संशोधनों के माध्यम से इसमें कुछ बातें जोड़ी गई। 5वें संशोधन अधिनियम 1955 के माध्यम से राज्य गठन की प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले राज्यों की राय मांगे जाने का प्रावधान जोड़ा गया। इसके तहत दो व्यवस्थाएं की गईं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जाएंगे। मतलब अगर राष्ट्रपति राज्य का गठन करना, ठीक है, या राज्यों के नाम में परिवर्तन करना या राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना, तो राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। राष्ट्रपति की सिफारिश। राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्यों के विधानमंडलों को ऐसे विधेयक भेजकर उन्हें उन पर राय देने के लिए निश्चित समय देगा। 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ, जब पंजाब को विभाजित करके हरियाणा राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण किया जाना था। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 3 में दो स्पष्टीकरण जोड़े गए। इन स्पष्टीकरणों का सार यह है कि संसद राज्य गठन की अपनी इस शक्ति के तहत संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण भी कर सकेगी। संसद संघ राज्य क्षेत्रों का, यानी कि जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ठीक है, अंडमान निकोबार किंतु यदि किसी संघ राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन आदि का प्रसंग उपस्थित होता है तो राष्ट्रपति पर यह बाध्यता लागू नहीं होगी कि उस विधेयक को प्रभावित होने वाले संघ राज्य क्षेत्र की किसी संस्था के पास भेजा जाए। ठीक है। अनुच्छेद 3 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारतीय संसद की शक्ति राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राज्यों का अस्तित्व ही संसद की इच्छा पर टिका हुआ है। तुम तभी तक जिंदा हो जब तक हम चाहते हैं ऐसा नहीं, संसदों की शक्ति पर, संसदों की इच्छा पर टिका हुआ है राज्य का अस्तित्व। ठीक है। खास बात यह है कि राज्यों की सीमाओं को बदलने या उनका नाम बदलने के लिए संसद को विशेष बहुमत की भी ज़रूरत नहीं है। वह ऐसा साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। ठीक है। ठीक है। राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र बदलने की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर चेंजिंग नेम्स, बाउंड्रीज और एरियाज ऑफ द स्टेट्स। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को एक निश्चित प्रक्रिया को पूरा करना होता है, जिसके विभिन्न चरण इस प्रकार हैं। पहला है, किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्य की सीमाएं बदलने के लिए कोई भी विधेयक संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करे। विधेयक द्वारा यदि किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन होने वाला है तो राष्ट्रपति, यदि किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमाओं में परिवर्तन होने वाला है तो भी राष्ट्रपति को वह विधेयक उस राज्य या उन राज्यों के विधानमंडलों को विचार हेतु भेजना होगा। राष्ट्रपति इस विचार प्रक्रिया के लिए समय सीमा भी निर्धारित करेगा। ध्यातव्य है कि यह उपबंध मूल संविधान में नहीं था। इसे 5वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। राज्य के विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर
राज्य के जो विधानमंडल है ना, वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए वह विधेयक वापस भेजना होगा। राष्ट्रपति यदि चाहे तो निर्दिष्ट समय सीमा को बढ़ा भी सकता है। यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों या राय के साथ विधेयक वापस नहीं भेजता, तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। आपकी इच्छा हो तो ठीक, नहीं हो तब भी राष्ट्रपति पास करेंगे। राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकते हैं। यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित या पुनः बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर अपने विचार राष्ट्रपति को भेज देता है, तो भी संसद उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने साधारण बहुमत से राज्य के विधानमंडल की राय के विरुद्ध जाकर उसके भूभाग का नाम आदि को बदल सकती है। अगर किसी संघ राज्य क्षेत्र सीमा नाम आदि का परिवर्तन किया जाना है, तो ऐसे विधेयक किसी विधानमंडल या अन्य संस्था को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। संसद अपनी इच्छा से ऐसा कदम उठा सकती है। अनुच्छेद 3 के प्रावधानों का अपवाद सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य था, जो अब नहीं। जम्मू कश्मीर राज्य के क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने, उनके नाम या सीमा में कोई परिवर्तन करने वाला विधेयक वहां के विधानमंडल की सहमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता था। ठीक है, अब टाटा बाय बाय हो गया। स्पष्ट है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए गए उपबंध केंद्र के अत्यंत शक्तिशाली राज्यों के कमजोर होने की ओर संकेत करता है। मतलब जो 3 में बताया गया ना, संविधान में अनुच्छेद 3 में जो बताया गया है, उपबंध किया गया है, वो केंद्र के अत्यंत शक्तिशाली तथा राज्यों के कमजोर होने की ओर संकेत करता है। ठीक है, वस्तुतः संविधान निर्माताओं द्वारा ऐसा किए जाने के पीछे ठोस कारण विद्यमान थे। जिस समय सभी रियासतें भारतीय संघ में विलय कर रही थी, उस समय उनकी सीमाएं अप्राकृतिक यानी अननेचुरल, इरेशनल, अस्थायी, टेम्पररी थी। स्वाधीनता संग्राम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाषाई, प्राकृतिक या प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों के पुनर्गठन का संकल्प बार बार दोहराया था। संविधान सभा इस बात को भली भांति समझती थी कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में राज्यों के उचित पुनर्गठन का प्रश्न बार बार खड़ा होगा और इसका समुचित समाधान करने के लिए केंद्रीय शासन, विशेषतः संसद को ऐसे अधिकार जरूर मिलने चाहिए कि वह सरलतापूर्वक इन समस्याओं को सुलझा सके। इस दृष्टि से भारत का संविधान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघात्मक संविधानों से काफ़ी अलग है, क्योंकि इन देशों में संघीय शासन अपनी इच्छा से राज्यों के नाम सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकता। क्या संसद के पास भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को अर्पित करने का अधिकार है? क्या संसद के पास भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को अर्पित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 3 के संबंध में 1960 में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठ खड़ा हुआ था। वह प्रश्न यह था कि इस अनुच्छेद 3 के तहत कोई भारतीय भूभाग किसी विदेशी राज्य को दे सकता है या नहीं। इस विवाद का संबंध भारत और पाकिस्तान के मध्य 1958 में हुए एक समझौते से था। यह समझौता दोनों देशों ने अपनी सीमा संबंधी विवाद को निपटाने के उद्देश्य से किया था। इसके अनुसार बेरूबारी संघ पश्चिम बंगाल में 9 वर्ग मील का एक क्षेत्र, जिसकी जनसंख्या 12,000 थी, भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया जाना था और कूच बिहार की कुछ क्षेत्रों की आपस में अदला बदली की जानी थी, ताकि दोनों देशों की सीमाएं तर्कसंगत हो सके। जब भारत सरकार इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़ी, तो इसके विरुद्ध एक सशक्त जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। स्थिति की गंभीरता भांपते हुए भारत के राष्ट्रपति ने यह मामला अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भेजा, ताकि इस मुद्दे पर उसकी राय जानी जा सके।
सर्वोच्च न्यायालय से जो प्रश्न पूछे गए थे वे इस प्रकार हैं। कैसे बेरूबारी संघ पाकिस्तान को सौंपने के लिए क्या कोई वैधानिक या संवैधानिक कार्यवाही आवश्यक है, या इसके लिए कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की शक्ति ही पर्याप्त है। यदि वैधानिक यदि वैधानिक यदि वैधानिक या संवैधानिक कार्यवाही आवश्यक है तो उसके लिए अनुच्छेद 3 ही पर्याप्त है, या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना जरूरी है, या दोनों प्रक्रियाएं ही जरूरी हैं। इस प्रश्न पर अपनी राय व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 3 भारतीय राज्यों के क्षेत्रों के आंतरिक पुनर्नियोजन यानी इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। उसमें यह निहित नहीं है कि देश का कोई भाग विदेशी राज्य को अर्पित किया जा सकता है। अतः बेरूबारी संघ से संबंधित समझौते का क्रियान्वयन निम्न तरीके से किया जा सकता है। संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से बेरूबारी संघ को भारतीय राज्य क्षेत्र से हटा दे, या संसद संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 3 में लिख दे कि इसके तहत भारत का कोई भाग किसी अन्य देश को अर्पित किया जा सकता है, और उस संशोधन के बाद अनुच्छेद 3 के तहत साधारण विधेयक पारित करके बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दे। उच्चतम न्यायालय की सलाह को मानते हुए भारतीय संसद ने 1960 में 9वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, ताकि पाकिस्तान के साथ हुए समझौते को क्रियान्वित किया जा सके। इसका अर्थ यह नहीं कि संसद को अन्य विदेशी क्षेत्र अर्जित करने या अपने भूभाग का कोई अंश किसी अन्य देश को अर्पित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। किसी भी संप्रभु राष्ट्र के पास ये दोनों शक्तियाँ होनी आवश्यक हैं। इसलिए भारत राज्य भी उपयुक्त विधि के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अपने भूभाग को अर्पित, सीड तथा अन्य भूभाग को अर्जित एक्वायर कर सकता है। उदाहरण स्वरूप भारत में 100वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहली अनुसूची में संशोधन के माध्यम से भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपने का निर्णय किया गया, और मई 2015 में यह अधिनियम भारतीय राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया। इस संबंध में एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि यदि सरकार सीमा विवाद को सुलझाने के लिए किसी देश के साथ समझौता करती है तो वह विवाद किसी अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण यानी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल को सौंप दिए जाएं, तो ऐसे समझौतों को लागू करने के लिए अर्थात विवाद को अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण के पास ले जाने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत प्रस्तुत किया। क्या किया? 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत मामला यह था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कक्ष क्षेत्र की सीमाओं से संबंधित विवादों के उपयुक्त समाधान के लिए दोनों देशों ने समझौता किया था कि इस मामले को एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल को सौंप दिया जाए। सरकार चाहती थी कि उसे बिना कोई विधि बनाए या संविधान संशोधन किए इस समझौते को क्रियान्वित करने की शक्ति मिलनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के मत को उचित माना, क्योंकि इस समझौते में भारतीय भूभाग का किसी विदेशी राज्य द्वारा अध्यर्पण यानी सेशन नहीं किया जा रहा था, इसलिए इसे क्रियान्वित करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं थी। अनुच्छेद 4। इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। शर्तें नोट कर लीजिए। शर्तें इसमें क्या क्या है? संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही संसद में प्रस्तुत होगा। यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमाओं या उसके नाम को प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है तथा दिए गए मत को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इसी कारण भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। ठीक है। देशी रियासतों का एकीकरण स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र दो वर्गों में विभक्त था, ब्रिटिश भारत
और देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत और लगभग 552 देसी रियासतें थीं, जिसमें से 549 भारत में आसानी से शामिल हो गईं। शेष 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विभाजन के उपरांत भारत व पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र व पृथक राज्यों का निर्माण हुआ। देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। कौन कौन से 3 विकल्प हैं? पहला, भारत में शामिल हो, दूसरा, पाकिस्तान में शामिल हो, तीसरा, स्वतंत्र रहें। अंग्रेजों ने 3 विकल्प दिए। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को क्रमशः जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई, ऑपरेशन पोलो एवं विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके बाद में मिलाया गया। यानी इनमें इसको जम्मू कश्मीर को विलय पत्र में हस्ताक्षर करके। मूल संविधान 1949 में भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1949। 1949 के मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया था। पहला भाग का, दूसरा भाग खा, तीसरा भाग गा और एवं चौथा भाग घा के राज्य थे। भारतीय संघ भाग का में कौन कौन से? ये वे राज्य थे जिन्हें 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा गया, अर्थात ब्रिटिश भारत में जहां गवर्नर का शासन था। ठीक है। भाग खा में बड़े आकार की देसी रियासतों को रखा गया, जैसे हैदराबाद और मैसूर। भाग गा में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों के शासन व कुछ शाही शासन वाले क्षेत्र, यानी छोटी रियासतें। और भाग घा में इसका निर्माण विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्रों, अक्वायर्ड टेरिटरीज के लिए किया गया था। आरंभ में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को उसकी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के कारण इसमें शामिल किया गया था, अर्जित से अभिप्रेरित है, अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विधि के अनुसार अर्जित। ठीक है। भाग का शामिल राज्य, भाग का में असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। भाग खा में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला व पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश। ठीक है। विंध्य प्रदेश। अजमेर, भाग गा में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। भाग घा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी, पर संसद ने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा उसके अनुसरण में पारित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के माध्यम से भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से ये 2 वर्ग थे? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र 2 वर्ग थे। पहला राज्य, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है। तो संघ राज्य क्षेत्र में आमतौर पर वही राज्य शामिल किए गए जो पहले भारत भाग गा और भाग घा के राज्यों में शामिल थे, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। आगे चलकर इनमें से कुछ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि विदेशों से अर्जित कुछ राज्य क्षेत्र जैसे पांडिचेरी, दमन दीव, दादर और नागर हवेली तथा कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे चंडीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया। ठीक है। वर्तमान में कुल 9 क्षेत्र इस वर्ग यानी संघ राज्य क्षेत्र में शामिल है, जो इस प्रकार है: दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। 9 है विभिन्न राज्यों की राजधानियों के नाम में परिवर्तन। विभिन्न राज्यों की राजधानियों में के नामों में परिवर्तन। केरल की राजधानी पहले त्रिवेंद्रम थी, वर्तमान में तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु की राजधानी पहले मद्रास थी, वर्तमान में चेन्नई है। कब किया गया? 1996 में। इसे 91 में किया गया, त्रिवेंद्रम से तिरुवनंतपुरम। महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई थी 1996 में, वर्तमान में मुंबई है। 2001 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता थी, वर्तमान में कोलकाता है। कोलकाता नहीं, कोलकाता। 2006 में कर्नाटक की राजधानी बंगलौर थी, वर्तमान में
बंगलुरु है, बंगलुरु, बेंगलोर नहीं, बंगलौर नहीं, बंगलुरु। राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, धर आयोग। कौन सा आयोग भैया? धर आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, धर आयोग, ठीक है। जून 1948 में भारत सरकार द्वारा एस.के. धर की अध्यक्षता में, किसकी? एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया, ठीक है। दिसंबर 1948 में आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की गई। यानी भाषा नहीं प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक सुविधा, ठीक है। इसमें राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विवाद और गहराया एवं दिसंबर 1948 में ही एक और समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सीतारामैया के नेतृत्व में गठित की गई जेवीपी समिति भी कहते हैं। समिति ने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी तथा इसमें भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया, ठीक है। परंतु 1953 में 1953 में एक घटना घटी। पोट्टी श्री रामल्लू कांग्रेसी नेता के निधन के कारण आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित कर तेलुगु भाषी पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। मद्रास था, विभाजित करके आंध्र का गठन हुआ, फिर आंध्र को विभाजित करके तेलंगाना का गठन हुआ 2014 में, ठीक है। फजल अली आयोग 1953 में ही सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। आयोग के 2 अन्य सदस्य के.एम. पणिकर और एच.एन. कुंजरू सम्मिलित थे। कौन भैया? फजल अली, के.एम. पणिकर और एच.एन. कुंजरू। इस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट सौंपी। कब सौंपी? 1955 में, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 2 वर्षों तक गहन चिंतन व अनुसंधान किया तथा वह निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचा। केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी, वित्तीय व प्रशासनिक कुशलता यानी फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी को प्रमुखता मिलनी चाहिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तर्कतः भी व्यावहारिक नहीं है। वस्तुतः ऐसा कोई भी राज्य बनाना प्रायः असंभव है जो पूर्णतः एक भाषी हो, क्योंकि यानी यूनिलिंगुअल हो। एक भाषा को बोलने वाले सभी व्यक्ति भौगोलिक रूप से इस तरह इकट्ठे नहीं रहते कि उस स्थान को राज्य बनाया जा सके। एक भाषा का अधिक उपयोग करने वाले क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी जनसंख्या जरूर रहती हैं जो किसी अन्य भाषा का प्रयोग करती हैं। इस कारण अधिकांश क्षेत्र मिश्रित भाषा क्षेत्र यानी मिक्स्ड लैंग्वेज एरियाज है। किन्हीं भी 2 भाषाई क्षेत्रों के मध्य में एक ऐसा क्षेत्र जरूर पड़ता है। किन्हीं भी 2 भाषाई क्षेत्रों, 2 भाषा क्षेत्र हैं, उनके मध्य में एक ऐसा क्षेत्र जरूर पड़ता है जो दोनों भाषाओं के प्रयोक्ता मिश्रित रूप में रहते हैं, जहाँ दोनों भाषाओं के प्रयोक्ता मिश्रित रूप में रहते हैं, ठीक है। ऐसे स्थानों को एक भाषी राज्यों के तर्क के अनुसार बांटना असंभव है। तब भी यदि किसी स्थान पर रहने वाली जनसंख्या का 70% या अधिक भाग एक ही भाषा का प्रयोग करता हो तो उसे एक भाषी राज्य यानी यूनिलिंगुअल स्टेट के रूप में पुनर्गठित किया जा सकता है। किंतु यदि किसी क्षेत्र में दूसरी भाषा बोलने वाली या एक मिनट, सही है ऑल सेल भाषाई अल्पसंख्यक बोलने वाली या भाषाई अल्पसंख्यक यानी कि जनसंख्या के 30% से अधिक हो तो उस राज्य को एक भाषी राज्य के रूप में पुनर्गठन के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पुनर्गठित करना चाहिए।
किंतु यदि किसी दूसरे क्षेत्र में दूसरी भाषा बोलने वाले या भाषाई अल्पसंख्यक जनसंख्या के 30% से अधिक हो तो उस राज्य को एक भाषी राज्य के रूप में पुनर्गठित करने के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पुनर्गठित करना चाहिए तथा उसे द्विभाषीय राज्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। जिलों के स्तर पर भी यही भाषाई अनुपात लागू किया जाना चाहिए। राज्यों का वर्गीकरण भाग का, भाग खा, भाग गा, भाग घा में करने की आवश्यकता नहीं है। सभी राज्यों को एक ही सूची में शामिल किया जाना चाहिए। आयोग ने उपरोक्त आधारों पर भारत सरकार को राज्यों के पुनर्गठन की विस्तृत योजना सौंप दी, जिसमें भाषाई राज्यों को प्रायः स्वीकार कर लिया गया था। बम्बई और पंजाब को भाषाई आधार पर बांटने का इस आयोग ने विरोध किया था और इन्हें द्विभाषीय राज्यों के रूप में बनाए रखने का सुझाव दिया था। इसमें कुल 16 राज्यों के निर्माण की सिफारिश की गई थी, जिनमें विदर्भ और हैदराबाद भी थे, जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा इसने 3 संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरी दिल्ली, मणिपुर और अंडमान निकोबार की अनुशंसा की थी, जबकि केंद्र सरकार ने 6 संघ राज्य क्षेत्र का निर्णय किया। आयोग को एक प्रमुख चिंता यह थी क्या थी भैया? भाषाई राज्यों के निर्माण के बाद सभी राज्यों में जो भाषाई अल्पसंख्यक यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होंगे, उनके अधिकार को सुरक्षा कैसे होगी? अभी सब एक राज्य में एक ही भाषा के लोग तो नहीं पाए जाते। कुछ लोग होंगे जो दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वैमनस्य बढ़ेगा। तो उनकी संस्कृति, उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये प्रमुख चिंता थी। इन चिंताओं को समझते हुए भारत सरकार ने 1956 में कुछ ऐसे नियम निर्धारित किए जो भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये नियम क्या हैं? यदि किसी राज्य में 30% या अधिक लोग प्रमुख भाषा से अलग कोई एक भाषा प्रयुक्त करते हैं तो इस दूसरी भाषा को सभी प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रथम भाषा के समतुल्य यानी इक्विवेलेंट समझा जाएगा तथा ऐसे राज्यों को द्विभाषीय राज्य बाइलिंगुअल स्टेट के रूप में मान्यता दी जाएगी। यदि भाषाई अल्पसंख्यकों की संख्या 15 से 20% हो तो सरकार के सभी नियम, आदेश, कानून आदि उस भाषा में भी प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यकों को यह अधिकार होगा कि वे अपने राज्य की सरकार या केंद्र सरकार को अपनी भाषा में कोई आवेदन या प्रस्तुति दे सकें। यानी भाषाई अल्पसंख्यकों को यह अधिकार होगा कि वे अपने राज्य की सरकार या केंद्र सरकार को अपनी भाषा में कोई आवेदन या प्रस्तुति प्रेजेंटेशन दे सकें, चाहे वह भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो या नहीं, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं, आपको पता है संविधान की 8वीं अनुसूची में, हम सभी को पता, नहीं पता तो आगे बताया जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 4 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को 4 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 1956 के बाद बने नए राज्य व संघ शासित प्रदेशों का विवरण है। अरे मैं तो इसको ऐसे करके दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, चलिए, मेरी आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। तो संघ शासित प्रदेश वर्तमान राज्य, एक मिनट, संघ शासित प्रदेश वर्तमान राज्य कब, ठीक है, किन राज्यों से पृथक किसका शासन, ठीक है। अब समझते हैं महाराष्ट्र व गुजरात कब पृथक हुए? 1960 में हुए भैया। कहाँ से हुए? बम्बई से हुए। बम्बई से निकले दोनों राज्य, ठीक है। दादरा एवं नागर हवेली 1961 10वें संविधान संशोधन द्वारा, पूर्व में पुर्तगालियों का शासन था यहाँ। गोवा, दमन एवं दीव 1962 में गोवा को संघ शासित क्षेत्र और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। कहाँ से भैया? गोवा से, ठीक है। पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी 14वां संविधान संशोधन
1962 द्वारा संघ शासित प्रदेश बना। 14वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा संघ शासित प्रदेश बना। पहले फ्रांसीसियों का शासन था यहाँ। कराईकल, माहे, यनम, पांडिचेरी माना गया। ठीक है, कराईकल, माहे, यनम, पांडिचेरी एग्जाम में आता, नाम याद रखिएगा। 16वां राज्य नागालैंड 1963 में बना। नागा पहाड़ियाँ एवं त्वेंगसांग क्षेत्र को सम्मिलित कर। ठीक है। 17वां राज्य हरियाणा है। हमारी छोड़ियाँ छोड़ों से कम है के? बिल्कुल नहीं, गोल्ड मेडल लाई। 17वां राज्य हरियाणा 1966 पंजाब से। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 1966 में बना। किससे? पंजाब से। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश किससे बना? 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश 1971 में बना, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र से पृथक होकर। ठीक है। 19वां राज्य मणिपुर बना 1972 में। कब बना? 1972 में। ठीक है। 20वां राज्य त्रिपुरा बना 1972 में। 21वां राज्य मेघालय बना। 22वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा स्वायत्त शासी प्रदेश 1972 में पूर्ण राज्य बना। 22वां राज्य सिक्किम बना। 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सहराज्य का दर्जा तथा 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पूर्व में चोग्याल वंश का शासन था यहाँ। 23वां राज्य मिजोरम था 1987 में बना। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश था 1987 में बना। 25वां राज्य गोवा था। गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987। ठीक है। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2002 द्वारा 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से पृथक। 27वां राज्य उत्तराखंड था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 9 नवंबर को बना, उत्तर प्रदेश से पृथक। 28वां राज्य झारखंड बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 15 नवंबर को बिहार से बना। मतलब 1 को ये बना, 9 को ये बना और 15 नवंबर को ये बना। ठीक है। और 29वां हो गया। 29वां राज्य है हमारा तेलंगाना। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा 2 जून को बना। 2 जून को बना। किससे भैया पृथक हुआ है? आंध्र प्रदेश से। राज्य क्षेत्र के नामों में परिवर्तन। तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत था। अब उसे बोलते हैं हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर था। अब हम बोलते हैं प्यार से केरल। मसालों का देश नहीं, लैंड ऑफ गॉड। 14 जनवरी 1969 को मद्रास बोलते थे। अब हम बोलते हैं तमिलनाडु, थलाइवा। ठीक है। 1973 में मैसूर था। अब हम उसको बोलते हैं कर्नाटक। बंगलुरु सिलिकॉन वैली इंडिया की। 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीन दीवी। लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीन दीवी। अब हम उसे बोलते हैं लक्षद्वीप। ठीक है। 1972 में दिल्ली था। 1992 में दिल्ली था। अब बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल था। अब बोलते हैं उत्तराखंड। 1 अक्टूबर 2006 से पहले पांडिचेरी था। अब बोलते हैं पुदुचेरी। 1 नवंबर 2011 में उड़ीसा था। अब बोलते हैं उड़ीसा। ठीक है। राज्य वर्तमान में भारत में राज्य व संघराज्य क्षेत्र अस्तित्व में है जो निम्न है। कौन कौन से राज्य हैं भैया? एक बार फिर से पढ़ लिया जाए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बुरी कोशिश करने वाला हूँ मैं भारत का नक्शा बना के। ये बिल्कुल भी सपने में भी ऐसा नक्शा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। फिर भी अब नहीं बनाऊँगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही गंदा बना रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा गंदा। कितना गंदा नहीं बना रहा। चलो, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा
हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अब ठीक है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। चलिए हमारे पूरे राज्य हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा और लोकसभा से क्रमशः 5 अगस्त एवं 6 अगस्त 2019 को मंजूरी मिलने के बाद जम्मू और कश्मीर राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों यथा जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गई है। अतः इसके बाद वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या 28 है। कितनी है? 28 है भैया। संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी कितनी है? यूनियन टेरिटरी हमारी अंडमान निकोबार समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय 2019 के 26 जनवरी 2020 से लागू होने के पश्चात केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या हो गई है 28। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। ध्यातव्य भाग 7 में भी संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित उपबंध थे, किंतु अनुच्छेद 238 अनुच्छेद 238 अरे महाराज की जय हो। चलिए, अनुच्छेद 238 से 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि समझौता क्या हुआ है? 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत के कुछ भूभाग पर बांग्लादेश एवं बांग्लादेश के कुछ भूभाग पर भारत का अधिकार स्वीकार कर लिया गया है। बांग्लादेश तथा बांग्लादेश के कुछ भूभाग पर भारत का अधिकार स्वीकार कर लिया गया है। इस समझौते के तहत भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों इनक्लेव्स को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया, जबकि बांग्लादेश के 51 विदेशी अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 496 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जहां पर कुछ भूभाग सीमा विवाद का कारण बन रहे थे। इस समझौते के अधिकार में अदला बदली कर सीमा विवाद का हल प्राप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।